So good evening. This is 38th lecture, and you all know that this is being Diwali. I was thinking that probably lecture will not happen. Little bit sound pollution around me because crackers are people are busy with those activities which are not good for the environment. But anyways, I wanted to deliver at least 10-15 minutes talk or discussion sort of thing because this is very important that at the start of November we should discuss what we can observe in complete November month so that you should not miss that particular opportunity. So while presenting also I'll go into that directly and let's see. So this is our 38th lecture. Content is from internet and I was supposed to, I planned to take lupus which means uruk or kolha or landga means wolf sort of animal on celestial square in terms of the asterism. But I think we should skip this. I will go directly to the general topic that what we are going to observe in a month of November. So presently these are constellations we have covered. This is Orion and below Orion here you can see Lepus. Why I'm telling you this is Lepus because I don't want you to get confused this Lepus with lupus. So this is all. This is what we have already covered. We are not going to cover this. I just wanted to tell you that okay, that this is not to be confused with what we are going to. We had planned. We may take that particular thing in the next class. This is that lupus. So this is around Libra and Scorpio. This is sky. Which one? 21/9 सितंबर का स्काई है ये वेस्टर्न होराइजन और वहां पे आपको ये सब चीजें दिख रही तो ये हम कवर करने वाले थे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट यहाँ पे भी आपको उरुक यानी लेपिस का सर दिखेगा इससे कंफ्यूज नहीं करना है ये मैं बताना चाह रहा था अभी इसमें हम जाएंगे नहीं ये अगली बार कवर करेंगे आज हमको ये कवर करने में मुझे बड़ी दिलचस्पी है कि वी आर ऑन द 3rd of November एंड पूरा महीना बाकी है तो हम ये जान लें कि हम नवंबर के महीने में क्या क्या देख सकते हैं या व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सेलेस्टियल इवेंट्स सो फर्स्ट इज the flyby, or you can say fly, not flyby actually, that word may be incorrect in this particular term, but closest approach of comet 67P. 67P is the closest approach to Earth on November 11th and 12th of this month. By November 8th, the comet will pass very near to Pollux. तो ये जेमिनी कॉन्स्टिलेशन के आसपास ही दिखने वाला है साइज ज्यादा बड़ी नहीं है 4.3 से 4.1 मतलब 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर का ये एक कॉमेट है इसका ओरिजिन क्यूपियर बेल्ट है एंड एट इट्स क्लोजेस्ट मतलब जब सबसे करीब होगा ये हमको तो तकरीबन 38 मिलियन माइल्स विच हैपन्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 61 मिलियन किलोमीटर मतलब मिलियन मिलियन मतलब आपका 10 लाख होता है तो ये तकरीबन 6.1 करोड़ किलोमीटर होगा from Earth that's still between the orbit of Earth and Mars. तो अर्थ और मार्स के बीच के ऑर्बिट्स के बीच में ये होगा एंड इट्स 67 फीट क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द नेक्स्ट 193 ईयर्स अगले तकरीबन 190 193 ईयर्स इससे ज्यादा करीब वो आने वाला नहीं विच 193 ईयर्स मतलब 2214 में ये सिचुएशन फिर से होगा its exact time of closest approach to the earth is 12th of the November around 50 minutes UTC मतलब अर्ली मॉर्निंग तो ये यूटीसी यूनिवर्सल टाइम स्केल है तो आईएसटी को कंपेयर करेंगे तो 6:20 मॉर्निंग के एएम ओके अभी यही से हम सीधा कॉमेट की तरफ चलते हैं तो ये है आपका वो कॉमेट का व्यू
इतना बढ़िया वगैरह दिखने वाला नहीं है। ये बेस्ट व्यू है जो आप उसको जेमिनी के आसपास देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो ये समझ लो कि ये जेमिनी कॉन्स्टलेशन है। जेमिनी कॉन्स्टलेशन ये है। ये पोल्यूक्स है आपका, ये कैस्टर है, ये उसका शेप फिर से ऐसे। तो ये जो दो है भाई, दोस्त वॉट एवर यू से, वहां पे ये आपको इनका भाई साहब का पाथ है। ये वो पाथ, ये 9 नवंबर को है, 2 नवंबर को, 28 अक्टूबर को। आज जब हम तकरीबन 3 अक्टूबर को खड़े हैं, तो मैं अगर इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप बोल सकते हैं कि तकरीबन इस पॉइंट पे कहीं ये होगा पोल्यूक्स के आसपास। अच्छे टेलीस्कोप से इसको देखा जा सकता है। मैंने नहीं देखा है। तो ये है उसका लोकेशन कॉमेट 67P का। ये है उसका विजुअल फोटोग्राफ। ओके। ये वो बेसिकली कॉमेट है जिसके ऊपर स्पेस प्रोब उतारा गया। तो इसका एक क्लोज व्यू है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये कॉमेट। अभी थोड़ा समराइज करते हैं नवंबर में क्या दिखने वाला है। नॉर्दर्न टॉरिड्स मीटियोर शॉवर है। इट विल बी एक्टिव फ्रॉम द 20th of October टू द 10th of December। और इसका पिक यहाँ पे, जो मैंने एक जगह से डाटा डाउनलोड किया तो 12 नवंबर बोल रहे हैं, दूसरी जगह पे 4 नवंबर बोल रहे हैं। और नॉर्मली 4 नवंबर की अगर सुबह की बात करें हम लोग, तो मतलब 3 नवंबर की रात होती है। तो मतलब ये जो टॉरिड्स है वो आपको आज रात को, या फिर जैसे लिखा है कि 12 नवंबर की रात को, ये पीएसटी होता है, पैसिफिक टाइम जोन है ये बेसिकली। तो उसके हिसाब से भी हमारे यहाँ कब दिखेगा इसका एक हिसाब होता है, 8 घंटे का प्लस माइनस होता है वो। तो ये द शॉवर इज एक्सपेक्टेड टू रीच पीक एक्टिविटी अराउंड 4 PM पैसिफिक टाइम, जो है स्टैंडर्ड उसके हिसाब से है। अभी यहाँ लिखा है कि बेस्ट डिस्प्लेस ऑन द 12th of November। ये टॉरिड्स वगैरह का इशू ये है कि बहुत ज्यादा रेट नहीं है, तो उसके चलते उसको इतना मैं अहमियत नहीं दे रहा हूँ। बट लियोनिड्स में बी ऑफ इम्पोर्टेंस। तो अगला इवेंट है जो है 17-18 नवंबर के मिडनाइट और डॉन को पिक करेगा। पीरियड है उसका टोटल 5 नवंबर से लेके 29 नवंबर। तो इसमें काफी फास्ट ब्राइट मीटियोर्स फाइन ट्रेन्स आपको दिख सकते हैं। इसका ओरिजिनल कॉमेट है टेम्पल टटल, जिसके कारण ये लियोनाइट्स होता है। फिर नेक्स्ट इवेंट है लूनार इक्लिप्स, जो फुल मून को दिखेगा November 19 को, क्योंकि कल मेरे ख्याल से न्यू मून है। तो 15 दिन बाद मतलब ऑब्वियसली 19 नवंबर को फुल मून होगा। पार्शियल लूनार इक्लिप्स है। कैसे क्या होता है, फिर उम्रा क्या है, ये सब आपको क्लैरिटी है। सो दिस इक्लिप्स विल बी विजिबल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न रशिया, जापान ऑब्वियसली, द पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न अमेरिका, मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, एंड पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न साउथ अमेरिका। तो हम यहाँ कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो ये हमको नहीं दी। ये हमने बात कही। अभी आते हैं एक्चुअल इवेंट्स लिस्टिंग, जो दूसरी एक साइड से था कि कंटिन्यूस कंप्लीट इवेंट क्या है। कल न्यू मून है। द फेज ऑकर्स एट 2150 यूनिवर्सल टाइम स्केल पे। और बाकी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये 4 नवंबर का वाला हिस्सा न्यू मून होने के कारण, अगर यही 4 नवंबर को यहाँ लिखा है टॉरिड मीटियोर शॉवर है और उसका पीक है, तो बहुत फायदेमंद फायदे में रहेंगे हम लोग। क्योंकि मून जो तकलीफ देता है मीटियोर शॉवर देखने के लिए, वो तकलीफ होगी नहीं। तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ दी हुई है, मैं पढ़ लेता हूँ। टॉरिड मीटियोर शॉवर इज ए लॉन्ग रनिंग माइनर मीटियोर शॉवर प्रोड्यूसिंग ओनली 5 to 10 मीटियोर्स पर आवर। जबकि मैंने आपको बोला है कि एक बार मैं जेमिनेट देखने बैठा था, तो हमने तकरीबन 50-55 1 घंटे में देखे थे मीटियोर्स। वो भी बहुत ही सिंपल सी जगह पे, बहुत अच्छी डार्क जगह पे आप जाओगे तो यू विल फाइंडिंग मोर। इट इज टॉरिड्स के मामले में इट इज अनयूजुअल इन दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट स्ट्रीम। फर्स्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डस्ट रेन लेफ्ट बिहाइंड बाय द एस्टेरॉइड
2004 TG10, and the second stream is produced by the debris left by the comet 2P in K. The shower runs annually from the September 7 to December 10. Fix this year on the night of November 4. मैं बोला ना पिछली जगह पे कुछ और डाटा था, इधर कुछ और है, तो you can take the chances. कि it picks this year on the night of November 4, the dawn of the 5. तो कल या फिर फ्राइडे की सुबह. The new moon will leave dark skies this year for what should be the excellent show. Best viewing will be just after midnight from the dark location, far away from the city lights. Meteor will radiate from the constellation Taurus, but can appear anywhere in the sky. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ओरियनिट्स चल रहा है और ओरायन कॉन्स्टिलेशन के आसपास ही आपको दिखेंगे, ऐसे नहीं, वो वहां ओरिजिनेट होते हैं और जब वो एटमॉस्फेयर में आके जलना शुरू करते हैं तो आपको उसकी विजिबिलिटी होती है. तो ये कहीं भी हो सकता है, तो ये आप पक्का दिमाग में लेके चले. नंबर 5, you will have Uranus at opposition. The blue-green planet will be at its closest approach to Earth, and its face will be fully illuminated by the sun. It will be brighter than any other time of the year and will be visible all night long. This is the best time to view Uranus due to its distance. It will only appear as a tiny blue-green dot in all but most powerful telescopes. बहुत दूर है, तो हमको ये जुपिटर की तरह विजिबिलिटी नहीं देता है, साइज में भी छोटा है, तो उसके कारण हमको एक टाइनी ब्लू डॉट की तरह ही दिखता है मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप. अभी जो हमने ऑलरेडी कवर किया उसमें चलते हैं. ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए हम लोग दोबारा कवर कर रहे हैं. कोई नया पार्टी है, कौन हैज ज्वाइंट? तो भव्य है जो, अविरज, श्लोक, सही, ओके. और जिन्होंने कंफर्म किया था वो लोग तो आए ही नहीं. एनीवेज, हम फिर से चलते हैं. ओके, आपको दिख रहा है ना सबको? ये कोई श्लोक ऑन करो माइक. Yes, sir. It is clearly visible, sir. ओके, थैंक यू. सो नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट इवेंट जो आप सानपाड़ा से भी देख सकते हो, औरंगाबाद से भी देख सकते हो. सही तो वहाँ रायगढ़ में है, रायगढ़ उड़ीसा, तो वहां से भी वो देख सकता है. जहाँ जिनके पास, those who have clear skies, less light pollution, the meteor showers are the good events to observe. It will help your friends to, what you can say, initiate their interest in astronomy. The Leonide meteor shower, the Leonide is an average shower producing up to the 15 meteors per hour at its peak, but not bad. At least उसमें by chance you are able to see some 510, it's good observation. This shower is unique in that it has cyclonic peak about every 33 years where hundreds of meteor per hour can be seen. The last of this occurred in 2001. The Leonids is produced by the dust grain left by the comet Tempel-Tuttle, which was discovered in 1865. The shower runs annually from the 6th to 30 November, fixed this year on the night of the 17th and the morning of the 18th. Unfortunately, the nearly full moon will dominate the sky this year, blocking all but the brightest meteors. But if you are patient, you should still be able to catch few good ones. Best viewing will be from the dark location after midnight. Meteors will radiate from the constellation Leo, but can appear anywhere. अभी ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो कल है उसमें विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा है क्योंकि चंद्रमा या मून विल नॉट बी एबल टू ट्रबल यू, बट ऑन 17 इट विल बी एबल टू ट्रबल यू क्योंकि यू आर नियरिंग द फुल मून. नाउ this type of things keep happening. Hopefully, we expect that Geminids will not have this issue. In case Geminids will also have this issue, then we'll miss wonderful opportunity happening in the December, I think, something like that. So, November 19 full moon. The full moon will be located on the opposite side of the Earth as Sun, and its face will be fully illuminated. Phase occurs at the 8:59 UTC, and this full moon was known by early Native Americans as a beaver moon because this was the time of the year to set the beaver traps before the swamps and river froze. It has also been known as a frosty moon and a dark moon. वहाँ का season, those seasons which dwell that particular area, and has got any connection with that particular celestial happening are named like that. So that is what we learn here.
And now this is the show is over for the November sky. Now we are already finished 15 minutes. Last time we had quick revision of something. Now, in case you want me to continue with initial part, I don't have any problem, but little problem is that we do not have much strength today. How many are there? Only Avirat, Shlok, Sai and Bhavya. तो अभी हम लोग एक काम करते हैं. Just give me a second. Up today it's okay. Now how many of you have clear skies? One by one you can start the mic. Shlok don't have any clarity in sky, I know. Bhavya, what is availability at your end? इनकी तरफ से जवाब नहीं था. सही कॉल पर थी. Sir, Yeah. sir, it is raining outside, sir. Okay. That area, no? Okay, it will have rains. Raining heavily, I think, sir. Okay, that's fine. Now you will not get clear skies in near vicinity, correct? Yes, sir. Okay, that's fine. No bother. See, for you all people, there is still rain. We don't have clear sky because we have got a lot of polluted sky. But people like Avirat, now you can add to us. What is the status at your end? Yes, sir. I have clear sky. Okay. So kal by chance tomorrow late evening you can see something at around Taurus constellation. You can just update us how many meteors you could see. No need to stay long, but 1 hour is enough. In that you can come out what is found you have reached. Okay. Okay, sir. Tick. So now, in case you allow me, I will go again to the presentation. How many slides? Uppers. Okay. We'll finish uppers today. Okay. There is no point in waiting for others because their presence is always very less. So uppers nahi, lepers. Okay, sorry. So we have already seen this. In case those who haven't seen, these many constellations we are covering, and I told you. And when I talk about Orion, nearby you see something called Lepus, but that Lepus, Shashak, hare, rabbit is not to be confused with what we are going to cover today, and that is Lupus. That is Uruk. Uruk means what you can say fox or wolf, as that individual civilization must have imagined. So this is that Lupus, that is Uruk. Okay. Now in actuals, in mythology, how this is other part which not to be confused, I told you. Now here we go. This is that particular constellation. Very few stars have magnitude below 3. So visibility is again issue. Here you can see what I am trying to show you. You want me to turn this presentation? I will turn it. Okay. So here you can see. Nothing much is visible, but then it has been imagined as a Lupus. It's nearby that particular patch of the Milky Way. Okay, and this is your that Lupus. So considering that part also, it doesn't have much of the Messier objects. No Messier object in this particular. Okay, now here you can see. Here you have, this is Corvus, this is Crater, this is Antlia, then you have here Argonavis, here you have, sorry, and this side, okay, sorry, this side you have that particular, I'll change the color. This side you have, this missing part is basically Uruk or Lupus. So now I'll come out of this and I will show you the actual diagram here. So this is that Lupus. What you can see is alpha, beta and gamma, 3 little prominent and also clearly visible
around the southern sky. Basically, this constellation is near to the Centaurus. Okay, so now we'll go and have little detailing of this particular constellation. Lepus is basically 46th constellation in size out of 88, occupying an area of 334 square degrees. It is located in the third quadrant of the southern hemisphere, SQ3, and can be seen at a latitude between plus 35 and minus 90 degrees. The neighboring constellations here you can see Centaurus, Circinus. Circinus means कर्कटक, जो कंपास बॉक्स में होता है ना वो, हाइड्रा वो बड़ा वाला सांप, देन लिब्रा, नॉर्मा is Ankani basically, and Scorpius मतलब बिच्छू. Lupus belongs to the Hercules family of constellation along with Aquila, Hera, Centaurus, Corona Australis, Corvus, Crater, Crux, Cygnus, Hercules, Hydra, Lyra, Ophiuchus, Sagittus, Scutum, Sextans, Serpens, Triangulum Australis, and Vulpecula. Vulpecula means Jambuk. The constellation was not associated with any animal in particular until the Renaissance period. When Renaissance period, around 15th century, when the Latin translation of the Ptolemy's work identified it with the wolf. मतलब पुराने जमाने का जो टॉलेमी पीरियड है उसमें वो उल्फ से एसोसिएटेड था. The Greek knew the constellation as a therium, a wild animal, and the Romans called it a bestia. Bestia means beast. In Greek times, the constellation was probably taken to represent a creature based on the Babylonian figure of the mad dog. The creature was a hybrid with a human head and torso and leg tail of the lion. The creature was frequently associated with the sun god and bison man, whichever is another creature from mind. And it also called Ur-E-Dim, with you are referring to the large carnivore which could have been lion, wolf or dog. अभी ये हो गया वेस्टर्न, जो स्पेसिफिकली रोमन्स बेबीलियंस वगैरह की मैं बात कर रहा था. नाउ सपोज वी गो टू द अरेबिक एरिया वर्ड. द अरब folk astronomy lips together with the Centaurus are together were collectively called al-Shamariq, meaning the dense branches of the date palm fruit. अभी आप समझ सकते हो कि अरेबियन एरिया में वहां पे आपको डेट पाम फ्रूट्स बहुत और उसके ट्रीज बहुत अवेलेबल है. तो ऑब्वियसली सेंटारस के साथ जोड़ के इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन को उन्होंने वो देखा. लेटर इन इस्लामिक मिडिलीवल astronomy, it was named as a Al-Sab, which is the term used for the any predatory wild beast, same as the Greek Therion, as a separate constellation but drawn together with the Centaurus. In some manuscripts of the Al-Sufi book of the fixed stars and the celestial globes, it was drawn as a lion. In others, it is drawn as a wolf, and both conforming to the Sab name. In Europe, no particular animal was associated with it until the translation of the Ptolemy's work identified it the wolf. अभी आप समझ सकते हो कि जो यूरोपियन ट्रांसलेशन है वो टॉलेमी से पिकअप किया गया एंड देन इट हैज बीन पुट एज अ wolf. यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन का आरए राइट असेंशन 15 आवर्स है, डिक्लिनेशन -45 डिग्री है, एरिया इन स्क्वायर डिग्री 334 डिग्री है, और मेरिडियन को ये 20 जून को 9 PM को क्रॉस करता है. इट्स विजिबल बिटवीन लेटिट्यूड 35 टू -90 डिग्री, ये हमने कवर किया. लेपिस कंटेन एनी फॉर्मरली नेम स्टार. ओन अंदर बार कर रहा है. होल्ड ऑन. भव्य नाम से वन मोर ज्वाइंट, भव्य नाम से लेफ्ट अंदर बार क्या हो. ठीक, सॉरी. सो वी गो टू आवर प्रेजेंटेशन. तो हम बात कर रहे थे कि Lepus does not contain any formerly named star. Overall, there are 127 stars within the constellation. Approximately, ये बात कर रहा हूँ 127 स्टार्स की, उनका मैग्नीट्यूड का लेवल 6.5 तक है, मतलब बियॉन्ड विजिबिलिटी.
The stars that now from the constellation Lupus used to be part of Centaurus constellation include this probably. They represent sacrificed animal impaled by the centaur, and centaur holding it towards the constellation Era. The altar. Lupus contains two stars with a known planet and no Messier objects. Brightest stars in the constellation is Main Alpha Lupi with the apparent magnitude of 2.30, and there are no meteor showers associated with this particular constellation. Lupus contains three stars brighter than magnitude 3. All three of these are blue-white giant stars. The brightness of this main with the visual magnitude of 2.3. It is 10 times more massive than Sun and is 25,000 times brighter. It is located about 460 light years from Earth. Kekoin, that is second, a beta star, is the second brightest star with a magnitude of 2.68. It lies approximately 383 light years from us, and Gamma Lupi is the third brightest with a 2.77 magnitude, 420 light years from our solar system. Now, this is not end of it. Now we are going into the some deep sky object and one important star called. There are multiple stars, but we'll not get into that. We will be talking about one prominent GQ Lupi. It's an orange main sequence star. तो उसका फोटो देखेंगे हम लोग. यहाँ पे हमने ये देख लिया. ये भी उसका एक क्लोज शॉट देखा. ये GQ Lupi नाम के स्टार का इंटरनेट से लिया गया मैंने फोटो. Is an orange main sequence star classified as a Tauri variable. It has apparent magnitude of 11.40, मतलब beyond our telescope. Approximately 500 light years distance from Earth, and the star has 70% of the Sun's mass and is less than 2 million years old. A substellar object, GQ Lupi b, was discovered orbiting the star in 2005. It was one of the first extrasolar planets candidate to be directly imaged. Lupus contains, as I said, no Messier objects, but contains few notable deep sky objects. So we go with them. This is NGC 5986. NGC 5986 is a globular star cluster. हमने दो टाइप के स्टार क्लस्टर पढ़े. One is globular and other is open. Globular are the gravitationally bounded one and having higher density, more numbers of the stars together. In case of the open, it is not bounded by gravity and their number is also lesser. Now, as you can see, this is really beautiful view of 5986, but this is visible by some good range telescope. Our telescope will not be able to show you all these clarity pictures. Let's go to the next one, that is IC 4406, sometimes known as a box nebula. Box जैसा structure दिख रहा है इसलिए. It's basically planetary nebula near the western border of the constellation Lepus. It has dust clouds and has the shape of torus. Despite this, it looks somewhat rectangular because it is seen from its side as viewed from the Earth, almost in a plane of its equator. IC 4406 is a bipolar and appears to be symmetrical, to be prolate spheroid with a strong concentration of material at its equator. This kind of structure is a natural product of the bipolar model. The knot of IC 4406 have lacy appearance and have no ordered symmetry towards the central star. None of the features have bright edges. Some analysis of Gaia data suggests that the central star may be binary. Retina Nebula is a planetary nebula with a rainbow of colors. It is donut-shaped nebula seen from the side. अभी यहाँ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं. हम चलते हैं SN1006, which is planetary nebula formed by the bright supernova that occurred in the year 1006 AD. SN1006 was a supernova that is likely the brightest observed stellar event in a recorded history. ये कुछ important statements आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इसका बहुत important understanding है जो आपके fundamentals मजबूत करेगा. What is it exactly? I said that it is likely brightest observed stellar event in a recorded history.
reaching an estimated -7.5 visible magnitude. अगर आप वीनस को, मून को, सन को इससे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मून जो होता है वो 12.5 के आसपास होता है माइनस में, वीनस जो है 4 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो -7.5 विजुअली दिख रहा था, तो मतलब ये ऑलमोस्ट दिन में भी दिख रहा था। ओके, इट इज this -7.5 mag is exceedingly roughly 16 times the brightness of Venus, appearing approx between April 30 and May 1 of 1006 AD in constellation of Lepus. This guest star was described by observer across the modern day countries of China, Japan, Iraq, Egypt, and continent of Europe, and possibly recorded in the North American petroglyphs. The book in the Book of Healing, Avicenna has also reported the supernova observing from the northeast of the Iran. Some reports state it was clearly visible in the daytime. Modern astronomers now consider its distance from the Earth to be 7,200 light years. तो ये थोड़ा मुझे डोनट शेप जैसा दिख रहा है, बट ये बहुत फेमस है, तो इसके ऊपर आप विस्तार से पढ़िए। Okay, now I'm going to the NGC 5882 is another planetary nebula. आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके के प्लेनेटरी नेबुला हम पढ़ते रहते हैं, with delicate wisp of the pink and blue gas. These objects are extremely dim and can only be seen in a large telescope. It has got apparent magnitude of 9.4. इसी तरीके से आपको बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं जिनके फोटोग्राफ्स मैंने जानबूझ के डाउनलोड नहीं किए, मैं सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ। NGC 5822 ये एक ओपन क्लस्टर है, अप्रोक्सीमेटली 6000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, मैग्नीट्यूड 10 के आसपास है, लोकेटेड 3 डिग्रीज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द स्टार जेटा लूपी। NGC 5824 इज अनदर ग्लोबुलर क्लस्टर इन लिप्यूस, उसका भी मैग्नीट्यूड तकरीबन एक 9-10 के आसपास है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 to 104,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोलर सिस्टम। NGC 5749 is another open cluster in Lepus. Mag is approximately 11.23, discovered by the James Dunlop in 1826. NGC 5927 is a globular cluster located near the border with the constellation Norma. अभी आप ये 100% समझ पाओगे, ये सारे NGC न्यू जनरल कैटलॉग में enlisted some specifically important और observable सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जो मेसियर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इसका सबका जो मैग्नीट्यूड है विजुअल वो एक 7-8-9 के ऊपर है, तो नॉर्मली ये आंखों से दिखना मुश्किल है, इसके लिए पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी। तो आज हमने पढ़ा Lepus constellation, then we studied about what we can see in a number sky, then we talked about comet 67P, then we reached finally कि कोई कुछ लेना चाहता है, तो ऑब्वियस आंसर इज नहीं, हम तो कुछ नहीं लेंगे, हम सिर्फ स्टोरी सुनेंगे। तो आप लोग स्टोरी सुनते जाओ। पिछली बार हमने एक इम्पोर्टेंट चीज कवर की थी, वी कवर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी टॉक्ड अबाउट द रिवीजन ऑफ सम कवर्ड कॉन्स्टिलेशन, सम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, सम ग्रीक अल्फाबेट्स एटसेट्रा। दोस थिंग्स एक्चुअली नीड टू बी डन एट योर एंड, आप लोग करते नहीं हो तो मुझे आई हैव टू डू इट फॉर यू। तो हम आपका मैंने वो रिवाइज किया था। टुडे वी हैड भाव्या, श्लोक, अविरत एंड साई पालपर्ती। So any doubts you had, you can ask me, or else please allow me to stop here because we are in the mid of Diwali. Next week probably we'll have class. Next to next week chances are very less because I got some commitment. So let's see. In between I will give you some Google form also as a surprise test where you can go through all syllabus covered till date. We'll have some multiple papers also. You need not take any tension. These marks are important, but important beyond that is the knowledge which you acquire by revising the classes which are available on YouTube. अपने classes. तो revise करते रहिए. Anybody is interested in arranging lectures, please arrange it. Anybody is interested in making some friends join this class, I don't have any problem. I don't have any problem because they don't pay also. So just look into that matter.
Okay. So today, in case you don't have any doubt, we'll stop here. Any doubts? Put in chat box. सब लोग सो गए? Anybody has got any doubts, please put in chat box. In case you don't have any doubts, please put in chat box. No doubts, then you can leave the class. Thank you so much.